ये एक कोल्ड वॉर थी जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में लड़ी जा रही थी। 25 मई 1961 को ये एक पब्लिक स्पीच में प्रॉमिस करते हैं, For this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 1970 और 1979 के बीच में एक ग्रेट सोवियन इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश हुआ। उसके थर्ड एडिशन में पहली बार इस मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल चीज बताया गया। स्पेस एज का ये थर्ड हिस्टोरिक इवेंट था जो अपोलो लैंडिंग की शक्ल में इंसान का पहला कदम चांद पे था और इसे सोवियत आर्टिकल्स में एक्सेप्ट किया गया। फर्स्ट इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया स्पुतनिक की लॉन्च थी 1957। 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट दूसरा इवेंट था और ये मून लैंडिंग थर्ड इवेंट 1969 20 जुलाई। और सोवियत यूनियन ने एक्चुअली इस चीज को एक्नॉलेज किया। लेकिन झंडे का क्या? हम जानते हैं कि चांद पर कोई हवा नहीं है और ये झंडा वेव क्यों कर रहा है? इसका जवाब इस झंडे के डिजाइन में छुपा है। वो लोग भी जानते थे कि चांद में कोई मीडियम नहीं है तो झंडा स्ट्रेट फॉर्म में कैसे नजर आएगा? जहां नॉर्मल झंडे में एक स्ट्रेट वर्टिकल रॉड होता है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड इंस्टॉल किया गया ताकि झंडे को सपोर्ट मिल सके और ये हॉरिजॉन्टल रॉड झंडे की ऊपर वाली साइड पे थी ताकि झंडा हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म में नजर आए। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। अपोलो 11 मिशन में जब इस हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड किया गया तो वो एंड तक एक्सटेंड नहीं हो सकी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि झंडे में कुछ सिलवटें हैं जिसकी वजह से झंडा आपको लहराता हुआ नजर आ रहा है। इन रिपल और वेव्स की वजह से एक्चुअल में लगता है झंडा लहरा रहा है, बट गौर करें कि आपको झंडा सिर्फ तब लहराता नजर आ रहा है जिस दौरान एस्ट्रोनॉट इसको इम्प्लांट कर रहे थे चांद की सरफेस पे। इसमें एल्यूमिनियम की रॉड्स उस टाइम पे कुछ स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही थी जो कि बाद में आपको बिल्कुल स्टिल फॉर्म में इसकी प्रेजेंटेशन मिलती। एक और थ्योरी में क्वेश्चन उठाया गया कि जो फोटोज यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने ली हैं उसमें बैक एंड पे कोई स्टार क्यों नहीं नजर आ रहे? एक्चुअल में इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। ये जो मून लैंडिंग है ये डॉन के टाइम पे हुई और एस्ट्रोनॉट के जो सूट्स हैं वो भी आप देखेंगे काफी ब्राइट होना शुरू हो गए थे और उस जमाने के कैमरास को बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल्स तो नहीं होते थे जिनकी जूमिंग या कैप्चरिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो। इवन आज के भी जो मोबाइल कैमरा है आप अगर उनसे स्काई की पिक्चर लेते हैं विद फ्लैश ऑन, आपको सेल्डम ही उसमें कोई स्टार जो है वो कैप्चर होता नजर आएगा। एक और थ्योरी में कहा गया कि यहाँ पे मल्टी शैडो रेंज देखने को मिल रहा है। लाइक जैसे क्रिकेट स्टेडियम में होता है आपको चारों तरफ से लाइट पड़ती है, चार एक डिफरेंट शैडो बनते हैं। इसी तरह इसको कियास किया गया जैसे हॉलीवुड का कोई सेटअप हो, बट रियलिटी में सन सिर्फ उस टाइम पे एक सोर्स ऑफ लाइट नहीं था। चांद का अपना सरफेस भी आपको पता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर की और इतनी अजीबोगरीब शैडोज वहां पे बनी। एक और थ्योरी में क्वेश्चन रेज किया गया कि जो बस ऑल्ड्रिन की फोटो जो नील आर्मस्ट्रांग ने ली थी उसमें नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कैमरा नहीं है। तस्वीर खींचते हुए नील आर्मस्ट्रांग की रिफ्लेक्शन बस ऑल्ड्रिन के हेलमेट के मिरर में दिखी और वहां पे कोई कैमरा नहीं देखा गया, जबकि जांच करने पे पता चला कि कैमरा उनके चेस्ट पे बिल्ट इन इंस्टॉल है, कैमरा उनके सूट में था। एक क्वेश्चन ये भी है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन बस ऑल्ड्रिन नीचे उतर रहे थे तो वो तस्वीरें किसने ली? तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है कि कैमरा जो थे वो कमांड शटल पे भी थे। जितना पैसा चांद पर जाने के लिए लगाया गया है 75 से 120 यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती हैं जो कि हार्वर्ड के साइज की हैं। तो यूं कह सकते हैं कि अमेरिका के हर स्टेट में एक हार्वर्ड के साइज की यूनिवर्सिटी बन सकती थी इस बजट में। इन क्रिटिक्स का मेन पॉइंट ये था कि जब मुल्क में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की, इनकम इनइक्वालिटी की और वियतनाम वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस भी उस टाइम सामने आ रहे थे, तो इन हालात को मद्देनजर रखकर ये सब पैसों का ज़या था। लेकिन बाद में चलते इस मून लैंडिंग के बहुत से छुपे हुए फायदे निकले जिसके बारे में उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था, जैसा कि कंप्यूटर चिप्स में एडवांसमेंट। ये वही वक्त था जब IBM ने फर्स्ट टाइम माइक्रोचिप्स निकाले और 1960 में IBM ने डिसाइड किया कि अभी वो इस प्रोग्राम को होल्ड करेंगे, लेकिन नासा की तरफ से इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने की डिमांड में खातिर ख्वाल इजाफा हुआ। अब IBM ने इस काम को रिवाइव तो कर दिया, बट डिमांड ज्यादा होने की वजह से अगले 5 सालों में इसका प्राइस बहुत नीचे चला गया, जिससे इसकी अवेलेबिलिटी कॉमन पब्लिक तक हो गई और ये प्राइस 90% तक नीचे गिरा। इसके बाद नई पेशरफ्त ये हुई कि क्या हम कंप्यूटर्स पर रिलाय कर सकते हैं इंसानों की जिंदगियों के लिए, यानी कि आपका मेडिकल सेगमेंट। अगर इंसान चांद पर होकर आ सकता है इस चिप पर रिलाय करते हुए, तो मेडिकल साइंस क्यों नहीं? टेक्नोलॉजी की ग्रोथ अपोलो 11 के मिशन के बाद बहुत तेजी से हुई, लेकिन फिर भी इसके 3 साल बाद दिसंबर 1972 में एक लास्ट अपोलो 17 मिशन चांद पर भेजा गया। और दोस्तों उसके बाद से अब तकरीबन 50+ ईयर्स होने को हैं, दोबारा इंसान को चांद पर नहीं
भेजा गया। ये शायद सबसे बड़ा प्रूफ है इस बात का कि कितना महंगा प्रोग्राम था अपोलो। 4 लाख से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने इस पे काम किया और इसकी कॉस्ट उस वक्त $24 बिलियन थी। आज के वक्त में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये $100 बिलियन से ज्यादा की कॉस्ट है। शुरुआत में एक मखसूस तबका और कुछ जर्नलिस्ट ही इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट 1972 में नासा का यह प्रोग्राम अपनी फैसिनेशन लूज कर रहा था और लोगों की तवज्जो इस चांद पर कदम रखने से आगे वियतनाम वार पे जाना शुरू हो गई। अब आम लोगों को भी ये स्पेस प्रोग्राम पैसों का बहुत बड़ा ज़िया लगने लग गया। हालांकि नासा ने यह प्रोग्राम अपोलो 20 तक प्लान किया था, लेकिन सियासतदानों को आवाम की आवाज सुननी पड़ी। दिसंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक अनाउंसमेंट किया, नासा का बजट बढ़ाएंगे और एस्ट्रोनॉट को दोबारा से चांद पर भेजा जाएगा। लेकिन बाद में इस स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन हुई और उन्होंने कहा कि नासा को चांद पर नहीं मार्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन 50 साल बाद जाकर नासा ने फिर एक मंसूबा बनाया है जिसमें लोगों को चांद पर लेके जाया जाएगा। इनका नया आर्टेमिस प्रोग्राम फिर से अनमैन्ड रॉकेट्स के साथ टेस्टिंग की जाएगी और इसको फॉलो करते हुए 2025-26 तक पहली औरत को चांद पर भेजा जाएगा। एक बात इसमें पक्के से कही जा सकती है कि इस दिहाई के खत्म होने से पहले हम एक बार फिर इंसान को चांद पर देखेंगे। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।